बच्चों, in this session we will discuss about the generator. First of all कि generator क्या चीज है, ठीक? It is a device which creates the current. पर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जनरेटर आप डिवाइस देखते हो, ठीक, उसमें क्या होता है, पेट्रोल या डीजल डालते हो तब उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक। या अगर हम एनर्जी के फॉर्म में देखें तो पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में हम केमिकल एनर्जी इनपुट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नई चीज जनरेट नहीं हो रही है, बस खाली एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो बच्चों ये जान लीजिए कि यही एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द टर्म जनरेटर इज ए मिसनोमर, ठीक है, मतलब गलत नाम रखा, नामकरण हुआ है उसका। इट्स नेम शुड बी कन्वर्टर, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले देख लीजिए जनरेटर क्या चीज है जी। इट इज अ डिवाइस which is used to produce electric current, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जिसको यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि मिसनोमर, द टर्म जनरेटर इज मिसनोमर, ठीक है, वाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, हाँ, तो आंसर क्या होगा कि मेनली जनरेटर टेक्स ये केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में जी, जनरेटर टेक्स केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल TROL, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, और इसको क्या है, कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So you can say, so ये कहिए clearly it transforms energy from one form to another, ठीक है। एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करती है। सो इट्स नेम शुड बी कन्वर्टर, कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर होना चाहिए जनरेटर के स्थान पे। अब बच्चों हम बात करते हैं कि एसी जनरेटर क्या है, ठीक। तो ये जान लीजिए सबसे पहले क्या कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन of electromagnetic
मैग्नेटिक इंडक्शन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे डिपेंड करता है, वर्क करता है। ठीक, अब इसकी बच्चों देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो क्या है, दो फील्ड मैग्नेट्स हो गए, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ। ठीक है, दो फील्ड मैग्नेट्स हो गए और फील्ड मैग्नेट्स के बीच में ये हमने कॉइल कर दी। ठीक, और ये क्या होगा जी, कॉपर की कॉइल हो गई। यहां पे केवल एक टर्न शो कर रहे हैं पर बहुत सारे टर्न्स होंगे। ठीक, तो अब ये है इस कॉपर की, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये हो गया इस कॉपर की, इसको जो क्या है कॉइल को, इसका नाम कर देते A B C और D। इसको एक ये आर्मेचर के ऊपर ये कहते हैं रॉड। ठीक है, एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर लपेटा दिया रहेगा। ठीक, तो अब ये है इसी के साथ में इसके ये कॉइल के अंदर जो है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, दिस वन इज द CORE। ठीक, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है, टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पे दो ये रिंग्स हो गए, दिस वन इज द फर्स्ट रिंग एंड दिस वन इज द, यू कैन से दिस वन इज द दिस वन इज द सेकेंड रिंग। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया जी, ये एक फर्स्ट रिंग हो गई और ये मतलब इस कॉइल के दोनों सिरे क्या है, दो रिंग्स से जुड़े हैं। इसको हम रिंग 1 कर देते हैं, इसको रिंग 2 कर देते हैं। ठीक, अब ये दोनों रिंग्स क्या है कि एक तरफ इससे ब्रश से कार्बन ब्रशेस जुड़े रहते हैं। इसका नाम कार्बन ब्रशेस इसलिए कि कांटेक्ट भी बना रहे और घिसे कम। ठीक है, और तो कार्बन ब्रशेस हो गए, दिस इज B1 एंड दिस वन इज द B2। और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब आपके घर में जो भी सप्लाई देनी है, फैन है, एसी नहीं एसी नहीं चलाना है जनरेटर पे, हाँ चलता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी है, मतलब फैन है, लाइट है, मिक्सर है, फ्रिज है, जो भी है, तो ये सब, इन सभी के रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बच्चों अरेंजमेंट हुई, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक ऐसे ही बना रहता। बेसिक ये है, इसके बाद तो बहुत सारे मॉड्यूल और कंस्ट्रक्ट इतना इजी भी नहीं है ना। अब बच्चों देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा जी, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और ये क्या हो गया, एक्सेल हो गया, दिस वन इज द एक्सेल एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ एक्सेल, ये क्या है, कॉइल कोर, दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, तो यहां क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या है, फील्ड मैग्नेट्स टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड क्या है, आर्मेचर। What is the armature? Armature, it is a axle. It is an axle with
with क्या coil wound over it with soft iron core, with soft iron core to concentrate the magnetic field lines, ठीक। अब ये है कि इलेक्ट्रिक, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन इज ये रिंग स्प्लिट, ये इसको क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक। टू फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल सर्किट बच्चों ये है, अगर स्लिप रिंग्स की बजाय फिक्स कांटेक्ट दे देंगे तो क्या होगा, टर्न के साथ ही साथ ये तार भी घूमेगी और तार घूमते ही पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये हाफ स्लिप रिंग्स रहती हैं, हाफ स्लिप रिंग्स मतलब इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स। और ये किसके लिए होता है, फॉर डीसी मोटर होगा चाहे डीसी जनरेटर होगा। और इसी तरह से फुल या स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स किसके लिए होता है, वो फॉर एसी, ठीक है, एसी जनरेटर या एसी मोटर के लिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, ये जो स्लिप रिंग्स है, अगर आधा आधा कटा रहेगा तो उसको हम स्प्लिट रिंग कहते हैं, और वो डीसी सर्किट, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के लिए यूज होता है। और अगर यही कंप्लीट है तो ये एसी मोटर या एसी जनरेटर के लिए यूज होता है, ठीक। तो अब ये है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, कार्बन ब्रशेस। ये स्लिप रिंग्स क्या हो गया, नाम इसका R1 एंड R2 कर लीजिए, और ये, ठीक। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है, कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ठीक। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट फॉर, लिख सकते हो, फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, इधर मिटा के कर देते हैं, फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट एंड फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करने के लिए स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद, अब जैसे जो हम एक्सेल दिए हैं, बोले हैं, एक्सेल के साथ जनरेटर में देखिएगा कि बड़े बड़े पहिए लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो पहिए क्या है, इसलिए कि मोमेंटम ज्यादा क्रिएट हो सके, ठीक है। तो अब ये है कि वो पहिए मतलब जैसे ही आप पेट्रोल या डीजल से इंजन स्टार्ट करेंगे तो पहिए घूमेंगे, और पहिए जो है, व्हील्स हैं, उसको घूमेंगे तो उससे क्या है, व्हील से अटैच्ड क्या है, एक्सल है, एक्सल घूमेगा, और एक्सल से अटैच्ड क्या है, कॉइल है, कॉइल घूमेगी। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक नॉर्थ मैग्नेट पोल और दूसरा साउथ, दोनों के बीच में अगर कॉइल घूमती है, तब आपको पता होना चाहिए क्या होगा जी, तब उस सिचुएशन में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन होगा। एज ए रिजल्ट देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग हुआ इसका, तो लिख भी दे थोड़ा सा, है ना। वर्किंग में देखते हैं,
as the axle is rotated, ठीक, as the axle is rotated, then the coil also rotates in the magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ये जो है, देन द कॉइल आल्सो रोटेट्स, हेंस सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी induced EMF कहाँ, इन द ये अक्रॉस द कॉइल, कहिए अक्रॉस द कॉइल, ठीक है। देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉइल, हेंस, ठीक, सो the electric current will be, ठीक, current will be produced, ठीक है। तो इतना कंस्ट्रक्शन में हो गया, सॉरी वर्किंग में हो गया, है ना। लेट अस सी द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट इन द फ्रॉम द AC जनरेटर, ठीक है। और ये जान लीजिए, ये बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF और यू कैन से करंट, ठीक है। तो अब ये है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो सिंपल सी बात है, कैपिटल N क्या है, ये B क्या है, A क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। You know very well the magnetic flux related to the coil equals to NBA cos omega t, ठीक है, NBA cos omega t, ये इतना पता है। यहाँ कहिए cos थीटा और थीटा के बाद क्या है, ओमेगा t, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देन you can say ये induced EMF, then induced EMF को क्या कह दोगे जी, E will be equals to minus d phi by dt हो गया, माइनस d phi by dt। तो इसके बेसिस पे माइनस फिर d by dt ऑफ NBA cos omega t। तो यहां से क्या हो गया, तो ये E will be equals to माइनस NBA ओमेगा, और फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, that will be equals to माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t, माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया जी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या है कि फॉर साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो ये मैक्सिमम के लिए देन E विल, ये इसकी वैल्यू क्या है, यहां पे 1 हो गया, तो दैट विल बिकम ये E will be equals to NBA omega and that will be equals to E naught, ठीक। तो that is called peak value, इसको हम पीक वैल्यू कहेंगे। अब इसके बाद क्या है कि व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, सो यू कैन से इसको, इस इक्वेशन को हम E naught साइन ओमेगा टी भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ द इंड्यूस्ड करंट
इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा जी, I विल बी इक्वल टू E अपॉन R। ठीक है, I विल बी इक्वल टू E अपॉन R। तो आप कह सकते हो कि E नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। इज दैट क्लियर? दिस विल बी द, यहाँ अब क्या, क्योंकि E नॉट बाय R इक्वल टू I नॉट, दैट इज पीक वैल्यू। ठीक, तो अब क्या हो गया जी, ये पीक वैल्यू हो गए, तो सो यू कैन से I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर इंड्यूस्ड EMF एंड दिस वन इज द फॉर इंड्यूस्ड करंट। अब बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे CBSE की मतलब मार्किंग स्कीम के अनुसार कि इसका साइन का ग्राफ भी पूछता है ना। तो मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो अब ये है अलग अलग स्टेजेस के लिए उसका ग्राफ कैसे बना, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या है, ये होगा, आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे क्या है जी। ग्राफ होगा इसका, यू नो वेरी वेल, ये 0 हो गया, ये 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, फिर 270 पे मैक्सिमम, फिर 360 पे 0। ठीक है, इतना तो हो गया है कि ये इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। तो क्योंकि और ये जान लीजिए कि CBSE के एग्जाम में 1 नंबर इसके लिए भी स्पेशली अलॉटेड रहता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम के अनुसार। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 0, और थीटा इक्वल्स टू 90 तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, थीटा इक्वल्स टू 180 फिर 0। और थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा प्लेन है, ये कॉइल है। तो ये देखिए, मतलब कॉइल का एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो इसलिए यहाँ पे इतना लंबा तो फिगर नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ ऐसे शो भी कर सकते हैं कि इसके लिए, सॉरी, तो यही कर देते हैं, ऐसे ही शो एक्सप्रेस कर देते हैं, बस हो गया। क्योंकि इतना लंबा ग्राफ बनाने का मतलब फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी जैसे बुक्स के हिसाब से। तो ये हो गया थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, E इक्वल्स टू 0 एंड I इक्वल्स टू 0, ये हो गया। फिर इस तरह से ये परपेंडिकुलर होने का मतलब एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो I E इक्वल्स टू ये E इक्वल्स टू NBA ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू E नॉट। और इसी तरह से I नॉट की वैल्यू I विल बी इक्वल्स टू NBA ओमेगा बाय R, दैट विल बी इक्वल्स टू I नॉट। अब यहाँ पे फिर से E इक्वल्स टू 0 और I इक्वल्स टू 0, क्योंकि एंगल कितना हो गया, फिर से 90, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये जो प्लेन ऑफ कॉइल becomes perpendicular to the magnetic field, so it becomes theta becomes 180 डिग्री। तो ये, और इस तरह से फिर से यहाँ पे पोजीशन क्या है, E इक्वल्स टू ये NBA ओमेगा एंड I विल बी इक्वल्स टू NBA ओमेगा बाय R। और यहाँ पे क्या है, फिर से E इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 0, और ये साथ में ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, E और I। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मतलब ये मान के चलिए कि AC जनरेटर पर ऑप्शन में आता है, मैक्सिमम चांसेस में क्या है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, इसके साथ ट्रांसफार्मर रहेगा या इसके साथ LCR सर्किट वगैरह रहेगा। ठीक, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आपको करनी है। पर ये भी आशा मत रखिएगा कि हाँ हमेशा ऑप्शन में ही आ जाएगा, हो सकता है 2 या 3 नंबर में पूछ ले कुछ भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।